चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एज यूज्ड इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। तो एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो जी, एफिशिएंसी अकर्स व्हेन नो पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। यह है पेरेटो प्रिंसिपल या पेरेटो एफिशिएंसी प्रिंसिपल। देखो क्या होता है इसमें, ये आई थिंक किसी ना किसी PYQ में आया था, उसके बाद से NCERTs में ये कहीं भी नहीं है पेरेटो नाम। देखो क्या है कि लेट जस्ट सपोज 100 रुपीज़ की कोई भी आपकी GDP है, इकॉनमी 100 रुपीज़ की ये GDP है किसी इकॉनमी की, और इस इकॉनमी में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते रहो, ठीक है। 4 लोग हैं, चलो 4 लोग हैं। फर्स्ट वाला के शेयर इन GDP 20 है, सेकेंड वाले की शेयर इन GDP 30 है, थर्ड वाले की 28 है और इसकी 22 है, ऐसे है, ठीक है। और अगर हमें फर्स्ट वाले की शेयर इन GDP इंक्रीज करनी है, लेट जैसे इसकी 25 करनी है, तो किसी एक व्यक्ति की हमें कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो समवन एल्स हैज़ टू बी वर्स ऑफ फॉर समवन एल्स टू बी बेटर ऑफ। जब ये पॉइंट आता है जहाँ पे यू कैन नॉट इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय you cannot increase economic efficiency at the without putting someone else at a worse position, that point is known as efficiency। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी और को आपको बेटर ऑफ करने के लिए किसी एक और व्यक्ति को वर्स ऑफ करना पड़ेगा, तो वो जो पॉइंट है इकोनॉमी का, वो वाला पॉइंट है एफिशिएंसी का पॉइंट। यही पेरेटो एफिशिएंसी प्रिंसिपल बोलता है, ठीक बात है। तो ये वाला तो करेक्ट है। एफिशिएंसी वो पॉइंट जहाँ पे समवन एल्स हैज़ टू बी वर्स ऑफ फॉर समवन एल्स टू बी बेटर ऑफ, ये है पेरेटो एफिशिएंसी प्रिंसिपल। नाउ एन इकोनॉमी इज क्लियरली इनएफिशिएंट इफ इट इज इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व होता है, ऐसे भी होता है। तो ये अगेन NCERT, सब कुछ NCERT में ही है। अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो 80 क्वेश्चन NCERT से ही आए हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये रहा लिखा हुआ, व्हाट इज। 12th की NCERT से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, 6 चैप्टर हैं, उन 6 के 6 चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट कर देने हैं आपको, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर देने हैं, ठीक है। खैर इसकी भी PDF में डाल दूंगा चैनल पर। नाउ रीडिंग कहाँ से करनी है इस चीज़ की, तो रीडिंग करनी है आपको इस चीज़ की 12th की NCERT ऑफ तमिलनाडु, कि वहाँ थोड़ा सा क्लियरली दिया हुआ है। CBSE की NCERT रीड करना बहुत मुश्किल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर ले सर्च, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो बोलना या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, ये 12th वाली इसमें, हाँ ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये वाला कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये है तमिलनाडु की NCERT। तो देखो जी क्या होता है, इसको यहाँ समझा देता हूँ पहले, तो वहाँ देख लेना। हाँ जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है कि इकॉनमी में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड। तो लेट जस्ट सपोज कोई भी इकॉनमी सिर्फ 2 ही आइटम बनाती है, एक कॉटन और दूसरा आइटम B जो है लेट जस्ट सपोज ऑरेंजेस एंड कॉटन बना रही है। तो उसके पास 10 यूनिट ऑफ रिसोर्स है, 100 यूनिट ऑफ रिसोर्स है। तो कॉटन के लिए वो 60 लगा रहा है और ऑरेंजेस के लिए वो 40। इससे कुछ प्रोडक्शन आ रहा है GDP का, ठीक है, समथिंग। देन दूसरा एक और कॉम्बिनेशन देते हैं 50-50, एक और कॉम्बिनेशन देते हैं 40-60, एक कॉम्बिनेशन देते हैं 52-48। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बोलता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे जब हमने अपनी पूरी इकॉनमी की जितनी भी कैपेसिटी थी उसको 100% यूज़ कर लिया है, और उस 100% यूजेस के बाद इकॉनमी कैपेसिटी ऑफ द इकॉनमी की 100% यूजेस के बाद जो भी GDP आएगा उसको हम इस ग्राफ पे ऐसे प्लॉट कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे GDP प्रोड्यूस होगा। तो इसको बोलते हैं फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। इस चीज़ को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस
of production after exhausting 100% of resources of economy. यह है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व. ठीक बात है. तो ये इस तरीके का कर्व दिखता है, पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसे ऐसे. तो देखो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है, देख रहे हो, यहाँ पे क्वांटिटीज़, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स, जो भी हैं ये चीज़ें हैं. अब ये कर्व बताता क्या है, सवाल ये है. तो जो कर्व है, जैसे ये वाला कर्व है, अगर हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो दिस इज आर पोटेंशियल जीडीपी. अगर हम इसके नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपका या पोटेंशियल जीडीपी बोलेंगे, आप इसको एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी में काम कर रहा है, एटलीस्ट मिनिमम एफिशिएंसी में तो काम कर रहा है. ठीक है. और अगर इसके नीचे काम करें तो नॉट एफिशिएंट इकोनॉमी. कम अगर हम नीचे वाले में काम करेंगे तो एक और इसको बोलते हैं, इसको रिसेशन गैप भी बोलते हैं, रिसेशन गैप. बिकॉज आपकी डिमांड लेट जस्ट सपोज 100 है इकोनॉमी की, और आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपने जो सप्लाई है वो कर रखी है लेट जस्ट सपोज 90. तो आपने जो है सप्लाई डिमांड से आपकी कम है, तो इन अ लॉन्गर टाइम आपके यहाँ रिसेशन आ जाएगा. तो इस वजह से इसको रिसेशन बोलते हैं. ठीक बात है. खैर अभी आएगा जब ना नेशनल इकॉनमी वाला, तब मैं इसमें बता दूंगा रिसेशन और कैसे आता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो वेज कम मिलता है, ऐसे ऐसी चीज़ें चलती हैं. तो इससे डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है. रिसेशन गैप वाला भी क्वेश्चन आ चुका है. और अगर इकॉनमी अपने पोटेंशियल एफिशिएंसी या पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर काम करती है तो इस वाली चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी, अभी बस इसको सुन लो, ये शब्द बाद में जब आएगा तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. इन्फ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप. अभी बस इतना समझना है आपको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये होता है जो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है. ये है पोटेंशियल जीडीपी अपना, जीडीपी. इसके नीचे करेंगे, इसका ये मतलब है कि एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम एफिशिएंसी तो है गिवन टेक्नोलॉजी के हिसाब से. हम एटलीस्ट मिनिमम, मैक्सिमम भी है ये, और एटलीस्ट मिनिमम तो है. तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच हो सकता है. अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारी जो पोटेंशियल, जो हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मगर वो इसके ऊपर ही जाएगा. इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम है ये पॉइंट, एटलीस्ट मिनिमम. और नीचे काम कर रहे तो नॉट एफिशिएंट. ठीक है. अब आ जाओ, क्या है कहानी. एन इकोनॉमी इज क्लियरली इनएफिशिएंट इफ इट इज इनसाइड द, इनसाइड में है तो इनएफिशिएंट, ऊपर है तो पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर या अपनी एफिशिएंसी से ऊपर काम कर रहा. ठीक बात है. तो ये करेक्ट है. एट अ मिनिमम, हाँ आ गया. एट अ मिनिमम एन एफिशिएंट इकोनॉमी इज ऑन इट्स, हाँ एट अ मिनिमम तो हम यहाँ पे हैं गिवन टेक्नोलॉजी के हिसाब से. एट अ मिनिमम तो है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो शायद हमारा पोटेंशियल और ऊपर चल जाएगा. एट अ मिनिमम तो है यहाँ पे. द टर्म सच एज पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो optimality and allocative efficiency are all essential or all essentially one and the same thing which denote efficiency in resource allocation. हाँ जी, efficiency in resource allocation तो है. ये इकोनॉमी के सारे रिसोर्स आपने एलोकेट कर दिए, तब देखते हैं हम कि कितने एफिशिएंट हो पाते हैं. तो वो है. तो आई थिंक टी होगा इसका आंसर, टी आंसर. अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब ये मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया है. इसमें दो चीज़ें होंगी थी, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्री. टाइप्स में था पर्सनल, जोग्राफिकल, यूज बेस. डिग्री में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री. आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही था. क्या है ये? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी ओवर टाइम. नहीं, एंड अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट, हाँ यही है. सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट टू सेल इट एट लोअर प्राइस. नहीं, सब्सिडाइजेशन नहीं. अगर ये यहाँ से सब्सिडाइजेशन होता तब इसको बोल सकते थे हाँ जी कुछ लोगों के लिए सब्सिडी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है. जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सब्सिडी है रेलवे टिकट में, ये सब चीज़ें, या कंसेशन है. जनरल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओवर, नहीं, जनरल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज डिफ्लेशन. तो ये है, यहाँ से लिखा हुआ है डिग्री, हाँ टाइप्स एंड डिग्रीज. ठीक बात है. ये खत्म हुआ 23. अब आ जाओ 24. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1814 to 1860 is not correct.
बड़ी इतना 4 कमोडिटीज डोमिनेटेड इंडियन मार्केट, रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन, इंडिगो। ओके, बिटवीन दिस एंड दिस 5 कमोडिटी, जूट भी जुड़ गया है इसमें। इंडिगो एंड रॉ सिल्क रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक, हाँ प्रोसेसिंग टेक्निक तो नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट ढूंढ लो, ये करेक्ट बात है। इंडिगो एंड रॉ सिल्क वर फाइनेंस, हाँ फॉरेन कैपिटल, तभी तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, तभी तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इन्हीं के कारण तो हुआ। तो ए और बी में से आपको एक चुनाव करना है। तो देखो जी, अगर आपको ये पता होता कि कब कब कौन कौन सी फैक्ट्री आई है तो आप ये कर लेते। अगेन थीम्स में लिखा हुआ है ये वाली एग्जैक्ट बात। तो टी, कॉटन एंड जूट। टी जो है 1839 में आ गया था, तो एक्सपोर्ट होने लग गया था। कॉटन 1854 एंड जूट 1855। अगेन ये वाली जो बात लिखी हुई है 1854 में कॉटन मुंबई, जूट कलकत्ता, 8th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। थीम 3 यूजुअली आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो 6th एनसीईआरटी प्लस थीम 1 पढ़ना, एंशिएंट कवर्ड। मिडिवल 7th एनसीईआरटी प्लस थीम 2 कवर्ड, 8th एनसीईआरटी थीम 3 कवर्ड। आपकी कंप्लीट हिस्ट्री इसमें कवर हो जाएगी। अब आपको इन दोनों के लिए कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो तमिलनाडु की 11th एनसीईआरटी, इसमें एंशिएंट मिडिवल एक ही साथ दिया हुआ है। आपको इसके लिए रेफरेंस बुक चाहिए तो स्पेक्ट्रम। ये आपकी बुक लिस्ट है हिस्ट्री की, कोई भी एग्जाम दे रहे हो यही है बुक लिस्ट, क्योंकि 6th और इसको एक साथ पढ़ोगे यू विल बी एबल टू कनेक्ट इंटायर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। सिमिलरली ये है, सिमिलरली ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है? हाँ जी, तो जूट तो था, तो इसमें जूट नहीं है तो ए आंसर होना चाहिए। ए इज रॉन्ग, यहाँ लिख भी दिया मैंने। हाँ ए गलत है, ये तो गलत है। नाउ नेक्स्ट, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक चीज़ होती है, एक होती है फिक्स एक्सचेंज रेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जी, फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को कैसे होगा, या गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट, ठीक है ये है। तो इंडिया में 1991 तक फिक्स एक्सचेंज रेट था, आरबीआई डिसाइड करती थी कि कैसे एक्सचेंज रेट होगा। और अभी फ्लेक्सिबल है, तो तभी $1 जो है वो कभी 84 कभी 87 ऐसे जा रहा है, क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन है। ठीक बात है। अब देखो क्या है अंडर फ्लेक्सिबल, वही सेम चीज़। व्हेनेवर यू सी अ कीवर्ड यू हैव टू रिकग्नाइज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट कीवर्ड एंड देन रीड द ऑप्शंस, तब जाके कंफ्यूजन नहीं होगी। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट predominant the exchange rate is determined by predominantly by market mechanism। सही बात है, सेंट्रल बैंक नहीं। एज वेटेड इंडेक्स ऑफ ग्रुप ऑफ करेंसीज, नहीं वेटेड इंडेक्स नहीं होता यार, वेटेड इंडेक्स होता है रीड नीर, ये आएगा जब आएगा तो बताऊंगा। बाय WTO नहीं, ए नहीं। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल मोनोपोली, फिर से मोनोपोली, चैप्टर नंबर 5 ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी माइक्रो। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उसमें होगा। ये एयरलाइंस ओलिगोपोली है, 4-5 ही प्लेयर है। इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर है, देन उसके बाद विस्तारा, टाटा, एयर इंडिया जो टाटा का है, और एक दो और प्लेयर होंगे इंडियन एयरलाइंस मार्केट में। दिल्ली जलपोर्ट, हाँ ये नेचुरल रिसोर्स है इसलिए नेचुरल मोनोपोली है, कोई और जल का काम नहीं कर सकता वहाँ पे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है इनका। देखो ट्रांसपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कैब हो सकता है, तो मोनोपोली नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, और नेचुरल भी नहीं है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी नेचुरल मोनोपोली नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टील जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाती, और लोग भी बनाते हैं। इसमें एक मैंने वर्ड बताया था मोनोस्पोली, जिसमें मल्टीपल सेलर होंगे मगर सिंगल बायर होगा। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही है शायद, कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे स्टील खरीदती है इस तरीके से। आई डोंट थिंक सो खरीदती है, पर एग्जांपल देने के लिए कि मोनोस्पोली जैसी भी कुछ चीज़ होती है। एक बार उस चैप्टर को जाके रिवाइज कर लेना, ये चारों ऑप्शन में क्या क्या फिट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, मार्क्सिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंट ऑफ सोशलिज्म। पहले इसमें से देखना होगा कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इसके बारे में डिफरेंस, एंड देन ये मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल है सारे। चलिए आ जाइए, क्योंकि मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत आया है, तो शायद ये लोग यहाँ भी पूछ रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। आ जाओ,
पहले हम देखते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, यहाँ पे है सोशलिज्म और यहाँ है कैपिटलिज्म। ठीक है, देखो जी, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये बोलते हैं कम्युनिस्ट कि सब कुछ ही पब्लिक होगा, प्राइवेट कुछ नहीं होगा, ना फर्म होगी ना प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। सोशलिज्म बोलता है कि पब्लिक भी कुछ चीज़ होगी एंड लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। जैसे इंडिया में है लैंड सीलिंग लगाई थी, तो हम सोशलिस्ट इकॉनमी है। कैपिटलिज्म बोलता है पब्लिक कुछ भी नहीं होगा या लिमिटेड पब्लिक होगा, सब कुछ ही प्राइवेट होगा। तो ये डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, एक लाइन में डिफरेंस समझ जाओ। अब आते हैं हम ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये सब चीज़ों पे। देखो जी, ऐसे तो मार्क्सिज्म के बहुत सारे प्रिंसिपल है, 7 हैं, ऐसे 7 प्रिंसिपल। ये रहा मार्क्सिज्म 7 प्रिंसिपल। एक मिनट, हाँ। मार्क्सिज्म के 7 प्रिंसिपल हैं। एक है डायलेक्टिक आइडियलिज्म एंड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। देखो पहले समझ ही लो डायलेक्टिक्स क्या होता है। डायलेक्टिक्स डिस्कशन के थ्रू रिजल्टेंट पे पहुंचना डायलेक्टिक्स है। कोई देगा एक पॉइंट नंबर 1, कोई देगा उसका अपोजिंग पॉइंट नंबर 2, तो इसको बोलते हैं थीसिस, इसको बोलते हैं एंटीथीसिस, और इससे बनता है सिंथेसिस। आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, डिस्कशन हो रहा है, तो इसको डायलेक्टिक्स बोलते हैं। ठीक बात है। अब डायलेक्टिक्स में 2 तरीके के डायलेक्टिक्स हैं। एक है डायलेक्टिक आइडियलिज्म, खैर और भी हैं बट हमारे लिए अभी 2 तरीके के इंपॉर्टेंट है, आइडियलिज्म, एक मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिक आइडियलिज्म ईगल ने दिया था, जो मार्क्स उनको अपना गुरु या कुछ ऐसे मानते थे। तो डायलेक्टिक्स आइडियलिज्म जो है वो ये कहता है, डायलेक्टिक्स आइडियलिज्म वो कहता है कि जो आइडिया है दैट इज सुपीरियर, आइडिया से आती है पावर। एंड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहता है कि मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन से आती है पावर। दोनों बात अपने आप में सही। गांधी जी सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि आइडिया से पावर आती है, और अभी का करंट इकोनॉमिक सिनेरियो ये बताता है कि इकोनॉमी से पावर आती है। आप देखो कितने करोड़पति एमपीज हैं इंडिया में। तो ये है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। मार्क्स ने इसको बोला कि आई सपोर्ट डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। ठीक बात, ये क्लियर हुआ आपका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो यहाँ आ जाओ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब समझ गए कि पावर थ्रू रिसोर्सेस, पावर है आपकी इन रिसोर्सेस नॉट इन आइडियाज। ऐसा बात करेंगे मार्क्स, ऐसे बात करेंगे मार्क्स। और कम्युनिज्म का ही माइल्ड वर्जन है आपका सोशलिज्म। ठीक है, अगेन सोशलिज्म कहीं से पढ़ना होगा आपको, तो ये तमिलनाडु की 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें डायग्राम्स अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है सीबीएसई वाली, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तमिलनाडु वाले में अच्छा से दे रखा है वो। ठीक है, ये हो गया। अब हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, इसका मतलब क्या है? तो मार्क्स ने बोला कि इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म। कैसे? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम जब प्रिमिटिव थे तो सोसाइटी में कोई क्लास नहीं थी और सोसाइटी में कोई डिवीजन नहीं था। फिर उसके बाद हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप पे आए, जिसमें जो स्लेव है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन के बहुत ही ज़्यादा माइल्ड करके बता रहा हूँ, जितने काम का है बहुत कुछ है इसमें। मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका स्लेव। ठीक है, फिर कुछ समय बाद सबको ये महसूस हुआ, और ये जो मास्टर है वो हो गया आपका ये मतलब सोसाइटी जो है क्लास में बढ़ गई, मास्टर और स्लेव में, और मास्टर हायर पेडेस्ट्रल पे चला गया, स्लेव लोअर पेडेस्ट्रल पे, और मोड ऑफ प्रोडक्शन ये था। ठीक है, उसके बाद लैंड आया, फ्यूडलिज्म, तो उसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप खत्म हो गई या डाइल्यूट हो गई, और लैंड हो गया मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो देखोगे आपकी धीरे धीरे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका भी कंट्रोल है वही किंग होगा इकॉनमी में, वही किंग होगा वर्ल्ड में। अभी भी वैसा ही है। उसके बाद धीरे धीरे जब रिवोल्यूशन आया, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तब कैपिटलिस्ट आ गए, एंड कैपिटलिस्ट के पास थी मशीन्स। ये होगी मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री दिखा दी मार्क्स ने कि ऐसे ऐसे चल रहा है। जब हम प्रिमिटिव थे तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं था। मोड ऑफ प्रोडक्शन एनिमल थे, एनिमल से हम एनिमल को ही मारते थे, उन्हीं को खाते थे, उन्हीं को पहनते थे, कुछ था नहीं।
उसके बाद कुछ समय बीता तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप आ गया, जहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन स्लेव हो गया। जो भी स्लेव को कंट्रोल करता था उसके पास पावर थी, तो वो मास्टर था पावर। उसके बाद आया फ्यूडलिज्म, उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया, जो भी लैंड को कंट्रोल करता है उसके पास होगी पावर। सही बात है। अब जैसे कैपिटलिज्म आया, जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मशीन को कंट्रोल करेगा उसके पास पावर होगी। तो ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स। इसके बाद में उन्होंने बोला कि रिवोल्यूशन आएगा, कम्युनिज्म बनेगा, और जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो स्टेट होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट ही सब कुछ डिटरमाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक बात है, ये बात समझ गए। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी हो गया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमाइन होता है पावर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस ऑन मटेरियल, ऑन मटेरियल। ठीक बात है। अब एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल, अब आ जाओ। देखो जी, मार्क्स ने बोला भाई मास्टर स्लेव में भी डाल सकते हैं इसको, और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स में भी डाल सकते हैं। जिनके पास भी होगा ज़्यादा मोड ऑफ प्रोडक्शन वो हैव होंगे, जिनके पास नहीं होगा, जो वर्क कर रहे होंगे हैव्स के लिए, उनको हैव नॉट्स बोलेंगे। सेम हैव एंड हैव नॉट्स। तो क्लास स्ट्रगल में क्या होगा कि हैव और हैव नॉट का झगड़ा होगा, और इन दोनों के झगड़े से रेवोल्यूशन आएगा। और रेवोल्यूशन का उन्होंने बोला, रेवोल्यूशन के बाद आएगा सोशलिज्म, एंड सोशलिज्म इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में कौन है? वर्कर्स। अब फिर इसके बाद आ जाएगा कम्युनिज्म। ठीक बात है। अभी आप रूल ऑफ मेजॉरिटी में हैं हम लोग, अभी हम रूल ऑफ मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि अमीर लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। अगर आप मार्क्स के तरीके से देखो, जिनके पास मनी है वही रूल करते हैं। ये और सब रूल ऑफ लॉ इंडिया में उतना अच्छा नहीं है, तभी इंडिया को सॉफ्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। जो भी डेमोक्रेसी इंडेक्स है उस पर, रशिया को भी सॉफ्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये होगा। अब आ जाओ जरा एलिनेशन वाली थ्योरी पे। तो देखो जी क्या है, मार्क्स ने बोला 4 लेवल ऑफ एलिमिनेशन है। ठीक है, एक है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे एलिमिनेशन। एक है लेवल ऑफ प्लेस पे एलिमिनेशन, एलिनेशन। एक लेवल ऑफ फेलो बीइंग से एलिनेशन, और एक है लेवल ऑफ वन सेल्फ से एलिनेशन। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है। प्रोडक्ट, लेट जस्ट सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, लेट जस्ट सपोज स्मार्ट वॉच आप बना रहे हो। तो आप स्मार्ट वॉच ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई बना दोगे और इसका कोई खरीदारी नहीं हो, तो यू हैव टू टोन इट डाउन। तो आपका जो भी प्रोडक्शन होगा, इट विल रिलाई ऑन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द परचेजिंग पावर ऑफ योर ऑडियंस। तो द प्रोडक्ट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू, प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक बात है। तो ये कि लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हाउ एंड व्हाट आर नॉट अ चॉइस ऑफ वर्कर। आपका चॉइस नहीं होगा या वर्कर का चॉइस नहीं होगा, कैपिटलिस्ट का भी चॉइस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वर्कर का ही, नॉट अ चॉइस ऑफ वर्कर और कैपिटलिस्ट दोनों में से किसी का चॉइस नहीं होगा कैसे आपको बनाना है। तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे एलिमिनेशन आ गया, हमारा एलिनेशन आ गया। फिर लेवल ऑफ प्लेस, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ काम करें अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सिमिलरली कैपिटलिस्ट भी, अगर उनको स्टील की फैक्ट्री लगानी है तो पानी के पास लगानी पड़ेगी, नदी के पास, कोल की खदान के पास लगानी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ प्लेस से भी एलिनेशन, हम घर से दूर चले जाते हैं, माइग्रेशन होता है। ठीक बात है। लेवल ऑफ फेलो बीइंग्स, देखो क्या है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में सबका टारगेट होगा और कंपटीशन बहुत हाई होता है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो आप फेलो बीइंग के साथ एम्पैथी नहीं रखोगे, आप फेलो बीइंग के साथ कंपटीशन रखोगे, और एम्पैथी नहीं होगी तो कॉपरेशन नहीं होगा। तो फेलो बीइंग के साथ यू विल बी कंपीटिंग, यू वोंट बी कॉपरेटिंग। तो ये है लेवल ऑफ फेलो बीइंग से आप एलिमिनेट हो गए। अब वन सेल्फ से कैसे एलिमिनेट हो गए? जैसे हमने बोला कि लेवल ऑफ प्रोडक्ट पे हम खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं उतनी ईज से, हमें मार्केट को देख के ही प्रोडक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारी क्रिएटिविटी किल हो जाती है, लिमिटेशंस विल ऑलवेज किल क्रिएटिविटी। तो ये इसी तरीके से लेवल ऑफ वन सेल्फ से भी हमारे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये 4 तरीके के एलिमिनेशन है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। हाँ, प्रोडक्ट से एलिमिनेशन, प्लेस से एलिमिनेशन, फेलो बीइंग से एलिमिनेशन, एंड वन सेल्फ से एलिमिनेशन। प्रोडक्ट हाउ एंड व्हाट हम नहीं जानते हैं, ये डिसाइड नहीं कर सकते इसलिए। प्लेस माइग्रेशन, फेलो बीइंग्स कंपटीशन ओवर कॉपरेशन, एंड वन सेल्फ में क्रिएटिविटी डाउन। ठीक है, ऐसे समझना है आपको 4 चीज़ें।
क्योंकि यूपीएससी पहले भी लेक्चर में बताया कि एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेगा, अब इसके अंदर घुसेगा, तब इसके अंदर घुसा जा सकता है। अगर यहाँ नहीं तो पॉलिटी में पूछ लेंगे ये बात, क्योंकि सिविल सर्विसेज के पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल ट्रेंड? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, डायलेक्टिक्स है, एलियनेशन है, क्लास स्ट्रगल, ये नहीं है। आपका क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है आपके सोशलिज्म का सेंट्रल ट्रेंड। ठीक है। अब देखो इंडिया में सोशलिज्म का क्या मतलब है? इंडिया में सोशलिज्म का मतलब है मिनिमाइज करने इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। ये अगेन लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, आई थिंक प्रियम्बल वाले चैप्टर में शायद है ये। और मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए इंडिया में कि डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज should be such that it should avoid the concentration of wealth or income in few hands। तो concentration of wealth and income को रोकना, ये आर्टिकल 39 BC में लिखा हुआ है। अगेन पॉलिटी के जब लेक्चर करवाऊंगा तब उसमें दिखा दूंगा। तो इस तरीके का हमारा सोशलिज्म है। तो ये इंडिया का सोशलिज्म है, यहाँ लिख देता हूँ सोशलिज्म। इंडिया में इस तरीके का सोशलिज्म। ठीक बात है, ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ओह, रिटर्न ऑफ स्केल, नहीं ये तो समय लगेगा इसको समझाने में। ठीक है, कल करेंगे। ऐसे बैचेस ऑन है आपके CDS के, CAPF के, इकोनॉमिक्स के एंड UPSC के। जिसको भी इनरोल करना होगा वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाउ लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय।